हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लिक एसिड के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग लेके आए न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में अपना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स होते न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं और कहां मिलते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स कॉल्ड हेरिडिटी। यानी अपना कौन न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है इनहेरेंट कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। The particles in the nucleus of the cell responsible for heredity called chromosomes। यानी न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए या हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है अपना क्रोमोसोम, जो कि किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से, जो मैंने अभी बताया भी है। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डीएनए, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज आरएनए, जिसे हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं किसका? डीएनए और आरएनए का, तो क्या मिलेगी? हमें एक पेंटोज शुगर मिलेगी, एक फास्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या मिलेंगे? बेसिस मिलेंगे। यानी अगर हम न्यूक्लिक एसिड का क्या कराएं? हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराएं, तो न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो कि इसकी क्या होती हैं? मोनोमर यूनिट। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। और अगर न्यूक्लियोटाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराएं फर्दर, हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमें क्या मिलते हैं? फॉस्फेट ग्रुप प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप प्लस क्या मिलता है हमारे पास में? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड आपका मिलता है बेस प्लस पेंटोज शुगर। अभी आगे डिस्कस करेंगे ये आपका न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि न्यूक्लिक एसिड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या मिलती है? एक तो मिलती है पेंटोज शुगर, एक मिलता है फास्फोरिक एसिड, जिसमें से दो हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं, तो क्या बनता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है ना। और न्यूक्लियोसाइड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, आपका पेंटोज शुगर और बेस। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके न्यूक्लिक एसिड के। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, ये मैंने बताया भी कि न्यूक्लिक एसिड का आप लोग क्या कराओगे? न्यूक्लिक एसिड का अगर आप कराओगे हाइड्रोलिसिस तो मिलता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि इसका मोनोमर है, ये बताएंगे आगे। और अगर न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या मिलता है? फॉस्फेट ग्रुप। और क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो पेंटोज शुगर और एक अपना बेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले बात करते हैं राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। पेंटोज शुगर इन डीएनए द शुगर इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, वेयर इज इन आरएनए इट इज बीटा D राइबोज शुगर। यानी डीएनए में कौन सी शुगर होती है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर पूछी भी जा सकती है, कैसी होती है स्ट्रक्चर? देखना, ये होती है आपकी
यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH2OH और ये H। ठीक है, ये तो होती है आपकी बीटा डी राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर होती है? बीटा डी राइबोज शुगर। ये होती है आपकी बीटा डी राइबोज शुगर। ठीक है, बीटा डी राइबोज शुगर। ठीक है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास, दूसरी होती है आपके पास बीटा D2। देखो नाम पे लग रहा है 2 से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये OH और H तो पहला कार्बन है, दूसरे कार्बन से आप यहां से ऑक्सीजन हटा देना। देखो ना, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटाना है आपको यहां से। ठीक है ना, तो सेकंड कार्बन से आप क्या कर दोगे, यहां से ऑक्सीजन हटा दोगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके पास में H और OH। यहां बन जाएगी आपके पास CH2OH और H। ये आपका होगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर ये आपकी है। तो दो टाइप की पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, डीएनए में होती है कौन सी शुगर? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि आरएनए में कौन सी होती है? बीटा डी राइबोज शुगर। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है, यहां पर ये आपका कार्बन है फर्स्ट, ये आपका कार्बन है फर्स्ट और ये कार्बन है सेकंड। सेकंड कार्बन पर यहाँ HOH है, जबकि यहां सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन हमने एक ऑक्सीजन हमने हटा रखा है, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये वाली बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर है और ये वाली आपकी बीटा डी राइबोज शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेसिस के। तीसरा, पहला कंपोनेंट आपका राइबोज शुगर हो गया। ये कौन सी थी आपकी? शुगर, पेंटोज शुगर, सॉरी पेंटोज शुगर थी, पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर इसने बता दी। पेंटोज शुगर दो टाइप की है, एक तो राइबोज बीटा डी राइबोज शुगर और एक बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? बेसिस पे। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं आपके डीएनए के अंदर? कौन कौन से? एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ठीक है, और आरएनए में है एडिनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी, बस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। ध्यान रख देना कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, वैसे बेसिस दो टाइप के होते हैं। बेसिस होते हैं नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडीन। एक होते हैं प्यूरिन और एक कौन से होते हैं? पिरिमिडीन। दो टाइप के बेसिस होते हैं। ठीक है, एडिनिन और गुआनिन। ये एडिनिन और ये जो गुआनिन है, ये दोनों आपके होते हैं प्यूरिन बेसिस। ये कौन से बेसिस होते हैं? प्यूरिन। कौन से बेसिस होते हैं? प्यूरिन बेसिस होते हैं। ठीक है, प्यूरिन। और ये दो, ये तीन कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये तीनों अपने कौन कौन से होते हैं? ये तीनों होते हैं आपके पिरिमिडीन बेसिस। ये तीन बाकी, ये तीन जो हैं, मैं लिख देता हूं साइड में, ये तीन जो होते हैं ये कौन से बेसिस होते हैं? पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, ये तीनों आपके पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। ये दो प्यूरिन। ठीक है, एडिनिन और, लिख भी देता हूं, प्यूरिन में कौन से आ रहे हैं? एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, और पिरिमिडीन में कौन से आ रहे हैं? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, CTU और AG। ठीक है, ये पिरिमिडीन बेसिस है। ये पिरिमिडीन है और ये वाले आपके प्यूरिन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखी है। इसमें दो रिंग है, इन दोनों में दो रिंग है और इसमें सिंगल रिंग है। इसमें भी सिंगल रिंग है, इसमें भी सिंगल रिंग है और इसमें भी सिंगल रिंग है। ठीक है, ये तीन पिरिमिडीन के और ये दो प्यूरिन के। प्यूरिन में आपके पास डबल रिंग है और पिरिमिडीन में आपके पास सिंगल रिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बेसिस हो गए अपने पास। अब देखो कहानी समझते हैं पूरी अपन क्या है। पूरी कहानी समझते हैं, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो कहानी समझते हैं, देखो क्या है। अब जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जैसे भी आपने इससे पहले प्रोटीन्स पढ़े थे, प्रोटीन्स में मोनोमर यूनिट्स क्या थी? अमीनो एसिड्स थे। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे थे पेप्टाइड लिंकेज से,
आपने पॉलीपेप्टाइड पढ़े थे, पॉलीपेप्टाइड में मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई थी, या डाइसैकेराइड्स पढ़े थे आपने, उसमें मोनोसैकेराइड यूनिट किससे जुड़ रही थी आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, यानी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स, इनकी मोनोमर क्या होती है, इनकी मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, इनकी मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये इनकी मोनोमर यूनिट होती है। मतलब न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं, एक बॉन्ड अभी पढ़ेंगे हम, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़ते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो क्या बनते हैं अपने पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लिक एसिड का, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि न्यूक्लिक एसिड का हम क्या कराते हैं, यहां पढ़ा था देखो, कि अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसका, न्यूक्लिक एसिड का, तो हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो पेंटोज शुगर, एक फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 टाइप के आपको कंपोनेंट मिल रहे थे। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कराते हैं अपन, 3 कंपोनेंट मिलते हैं, पेंटोज शुगर, कौन कौन से मिलते थे, एक तो मिलता था आपके पास पेंटोज शुगर, एक मिलता था आपको फॉस्फेट ग्रुप या कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा कंपोनेंट जो हमें मिलता था वो क्या होता था अपना नाइट्रोजनस बेसिस, जो भी हमने 2 टाइप के पढ़े, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब होता क्या है कि पेंटोज शुगर है, ये आपकी पेंटोज शुगर है, मान लीजिए ये आपकी पेंटोज शुगर है, यहां OH था, यहां H है, H और OH है, H और OH है, और यहां पर आपका CH2OH और H है। ठीक है, ये थी। यहां मैं अगर फर्स्ट कार्बन पे, इसके फर्स्ट कार्बन पे अगर मैं कोई बेस जोड़ दूं, बेस कौन से, ये वाले, ये बेस, ये नाइट्रोजनस बेस जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाता है, तो एक क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका ये बन जाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, पेंटोज शुगर के अंदर फर्स्ट कार्बन से अगर हम क्या जोड़ दें, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दें, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन से क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं। ये देखिए यहां पे, ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूं, देखना मैं भी, ये रहा आपका, ये बेस, ये हाइड्रोजन, ये H, ये OH, ये H, ये OH, और यहां मैं जोड़ देता हूं फॉस्फेट ग्रुप CH2। ठीक है, OH के साथ एक करा देते हैं अपन, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये O माइनस। ये फॉस्फेट ग्रुप अगर मैंने जोड़ दिया कौन से कार्बन से, कौन से कार्बन से जोड़ दिया, 4th और 5th कार्बन से। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5th कार्बन से अगर मैंने क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला ग्रुप आपका फॉस्फेट ग्रुप है, देखना फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फोरिक एसिड के, जैसे फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड आपका क्या होता है, OH 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 और डबल बॉन्ड O, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसमें से मैं क्या कर दूं, 2 हाइड्रोजन हटा दूं, ये दोनों हटा देता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास में, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस, ये वाला आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप, जो मैंने यहाँ जोड़ा। देखो फॉस्फोरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकालने पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, यानी न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर भी है, बेस भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है। ठीक है, अभी तो हमने बोला न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ही जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो 2 टाइप की हमने चीजें डिस्कस करी है। ये वैसे तो न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 3 हमको कंपोनेंट मिलते हैं, ये 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर में बेस जोड़ दिया जाए फर्स्ट कार्बन से तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में 5th कार्बन से अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है अपने पास में, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहते हैं, आपस में
किससे जुड़ते हैं? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड से। अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आ गया डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखो डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो दो आपके पास न्यूक्लियोटाइड आए थे उन्हें आपस में जोड़ देना है। किससे? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड से। अभी देख लो, देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, एक तो ये रहा और एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। देखो मैं बता देता हूं आपको, H, यहां बेस जोड़ देता हूं, यहां वही H और OH, H और OH। ठीक है, यहां H, यहां CH2, यहां O, यहां O। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं उधर। ये देखिए, यहां बना लेते हैं थोड़ा सा। एक पेंटोज शुगर यही, एक पेंटोज शुगर का हमने ये ले लिया। फर्स्ट कार्बन से जोड़ दिया बेस, ये बेस और ये H, ये H और ये OH, ये H और ये OH और यहाँ H। ठीक है, देखो फॉस्फेट को जोड़ देंगे पांचवें कार्बन से। ये रहा आपका CH2 OH, तो ये O, ये आपका यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस। ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोटाइड ये रहा और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ देते हैं। ये बेस, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ H, CH2O, P, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस और यहाँ O माइनस। ठीक है, ये दो आपके देख लो न्यूक्लियोटाइड ले लिए। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को मैं क्या कर देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ। ठीक है ना, ये पांचवा कार्बन रहा, पांचवा कार्बन रहा अपने पास, ये रहा, है ना, ये रहा पांचवा कार्बन और इसका ले लें हम पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन। इन दोनों के बीच में, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का तो थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन, इनके बीच में बनता है क्या? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, जुड़ जाता है जी पार्ट। देखो मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहां पे देखना, आप ध्यान से देखना बोर्ड पे। ये बना लेते हैं अपन दोबारा से, देखना। ये आपका बेस हो गया पहले कार्बन पे, ये H, ये OH, ये वाला पोर्शन तो एजिटीज है ही, O, P, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, है ना। और इससे जोड़ना है अपने को, थोड़ा सरका के लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ बेस, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, अब यहाँ देखना H, CH2O। ठीक है, ये वाला पोर्शन जोड़ देंगे इससे। ठीक है, ये फास्फोरस। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ H और ये O। ठीक है, ये जोड़ लिया, देखो मैंने, ये जुड़ गया। CH2O, P, डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस से अपने यहाँ पे रख दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो बॉन्ड आया अपने पास में, ये जो बॉन्ड आया है अपने पास में, ये वाला जो बॉन्ड आया, ये कौन सा बॉन्ड है? ये है आपके पास में फास्फो डाइईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड अपने पास में आया, ये कौन सा बॉन्ड है? फास्फो डाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड अपने पास आया, ये वाला, ये वाला जो बॉन्ड अपने पास आया, ये कौन सा अपने पास? फास्फो डाइईस्टर बॉन्ड है। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। ठीक है, और अगर आप और जोड़ते जाओ, दो जोड़ दिए, एक और जोड़ दो आप, तो बन जाएगा ट्राइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे आप बहुत सारे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। अब कहानी देखो, आपको समझ में आने लगेगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों आपस में जोड़ दिए तो डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना। और डाइन्यूक्लियोटाइड है, या हम कहते हैं बहुत सारे आपस में जुड़ गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसीलिए हमने इसे न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला था? इसीलिए हमने न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। ठीक है,
ये न्यूक्लियोसाइड होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस से न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इन न्यूक्लियोसाइड में अगर हम क्या जोड़ दें, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये ना देखो, अब समझ में आ गया कोई ये चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनते हैं, फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड दो चीज उसमें मिलकर बनते हैं, एक तो पेंटोज शुगर और एक आपका बेस। ठीक है, अब कहानी आपको समझ में आ जाएगी पूरी। ठीक है, ये आपको पेंटोज शुगर है दो टाइप की, एक तो बीटा डी राइबोज शुगर और एक बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये आपके बेसिस हो गए। आपके पास दो टाइप के पिरिमिडीन और प्यूरिन, दो टाइप के, प्यूरिन में आपके एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये मैंने आपको चीज समझा दी, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं ना। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बता दिया इसके अंदर आपको। इसके बाद आपको डाइन्यूक्लियोटाइड बता दिया। ये दो, जब ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेते हैं आपके, तो क्या बना लेते हैं, ये आपके बना लेते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। और अगर बहुत सारे जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो चुकी है अपने को। ठीक है, आगे चलें, आगे चले, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है, और इसमें दो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर टू न्यूक्लियो चेन जो होती है, न्यूक्लिक एसिड की जो चेन्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे पर बाउंड होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होती है उसमें जो चेन्स होती हैं, ठीक है, जो चेन्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे पर बाउंड होती हैं और आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं, और आपस में जुड़ी हुई होती है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि किसके बीच में बनते हैं, बेसिस ऑफ बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस। ठीक है, टू स्ट्रैंड्स, जो ये टू स्ट्रैंड्स है आपस में, देखो थोड़ी सी स्ट्रक्चर भी बताता हूं मैं आपको। जो दो स्ट्रैंड है ये, ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है देखो। ठीक है, ये स्ट्रैंड रहा, एक स्ट्रैंड तो ये रहा, देखो एक स्ट्रैंड ये रहा, ये बाउंड होता हुआ आ रहा है, और दूसरा इसी के ऊपर बाउंड है, देखो ये, देखो ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे पर बाउंड होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे, ठीक है, इन बेसिस के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन बेसिस के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो किसके बीच बनते हैं, स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। मतलब बेस के स्पेसिफिक पेयर्स के बीच में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। एडेनिन क्या करता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, थाइमीन के साथ। यानी एडेनिन और थाइमीन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनते हैं। जबकि साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, गुआनिन के साथ। यानी साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन के साथ क्या बनाता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बनाता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में तीन बॉन्ड यहां पर बनते हैं। ये बनती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसकी, डीएनए की। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अगर रफली बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की बनती है। देखो यूं एक तरह से एक स्टैंड आ रहा है और दूसरा स्टैंड इसके ऊपर इस तरीके से बाउंड होता है, इस तरीके से देखो। ठीक है, ये फिफ्थ एंड है तो ये होगा आपका थ्री एंड, और ये फिफ्थ एंड है तो ये आपका होगा थ्री एंड। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो आपके पास में फिफ्थ का जो कार्बन है, या फिफ्थ कार्बन का जो ग्रुप है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे वाले से जुड़ा हुआ होता है। देखो बताया भी था मैंने आपको, कहां गया, ये रहा, देख लो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ कार्बन था, और ये 1 2 3 देख लो। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का जो फिफ्थ कार्बन है और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड कार्बन, इनके बीच में ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। इनके बीच में ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो ये एंड आते हैं बनके ये, ठीक है, इस तरीके से, और
ये जो आपस में जुड़े हुए होती हैं, दो स्ट्रैंड जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और स्पेसिफिक पेयर के बीच में, जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से यहाँ एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से ये आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरीके से क्या होती हैं? आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा डीएनए का काम। नेक्स्ट आ जाते हैं आरएनए पे। आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है जो कि समटाइम्स फोल्ड हो जाता है एक दूसरे पर, समटाइम फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ। 3 टाइप के होते हैं एमआरएनए, ठीक है। पहला होता है आपके पास एमआरएनए, एम स्मॉल ही ले लेना, यहां एम स्मॉल ही ले लेना, ठीक है। पहली होती है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको। पहले वाले को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा वाला आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल, और तीसरा है टीआरएनए जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। तो 3 टाइप के आरएनए आपको पढ़नी है, और आरएनए जो होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, ठीक है। 3 टाइप के इसके, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये अपना हाथ देख रहे हो, इस पर जो टिप्स हैं, इस टिप्स पे जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज 2 बार आ गया, एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। सबके पास एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। दीज अकर्स एट द टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, बट इट कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। यानी अपनी उंगलियों के जो टिप्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट होते हैं, टिप्स पर होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन करने के काम आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन काम करने का मतलब, लेकिन सर्जरी से क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। सर्जरी से क्या कर सकते हैं? इट कैन बी अल्टर्ड बाय द सर्जरी, ठीक है। लेकिन डीएनए में जो सीक्वेंस होता है बेसिस का, देखो, इस सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज ऑल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन, ठीक है। डीएनए में जो आपके बेसिस होते हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है वो भी क्या होता है? किसी भी एक पर्सन के लिए कैसा होता है? यूनिक होता है। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड एज ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब इस सीक्वेंस का जो पता लगाना, यानी इस सीक्वेंस का जो डीएनए पर जो भी आपके बेसिस का जो सीक्वेंस है, इसको पता लगाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये हर सेल के लिए सेम होता है और कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए is also unique for a person and the information regarding this is called as a DNA fingerprinting, ठीक है। कहां कहां काम आता है? फॉरेंसिक लैब में काम आता है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, पैटर्निटी, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पैटर्निटी, माँ बाप यानी माता पिता का पता लगाने के लिए, डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई डेड बॉडीज किसकी है, ठीक है, उसको इस मेथड से ही जो भी इनके रिश्तेदार है उनसे क्या कहता है? चेक किया जाता है कि ये डेड बॉडी किसकी है। और रेशियल ग्रुप का पता लगाने में, टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये 4 इसके यूजेस हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड, ये यूज्ड लिखा हुआ है, ये यूज्ड है ना, ये यूज्ड है, ठीक है। यूज्ड फॉर किसके काम आती है? फॉरेंसिक लैब में पैटर्निटी का पता लगाने के, डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने में, और रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट, यानी ऐसे सर्टेन कंपाउंड जो कि हमें बहुत ही कम डाइट में, या बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं, और जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हो जाती हैं,
इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, विटामिन, यानी डाइट में मिलने वाले ऐसे कंपाउंड जिनकी स्मॉल क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है और जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं विटामिन। ठीक है। Vitamins are designated by the alphabet A, B, C, D, E, K, but some are further named as a subgroup, e.g. B1, B2, B3, B4 and B12. A, B, C, D, E से इन्हें हम दिखाते हैं, शो करते हैं, बट कुछ सब ग्रुप्स भी हम लगाते हैं, जैसे B1, B2, B3 एंड B12। ठीक है। टर्म विटामिन पहले यूज किया गया था, विटामिन यानी वाइटल अमीन्स, वाइटल अमीन्स पहले यूज किया गया था, पहले बोला गया कि इसमें कुछ अमीनो ग्रुप्स होते हैं, लेकिन बाद में ये शो किया गया कि इसमें कोई अमीनो ग्रुप्स नहीं होते, इसलिए ई वर्ड हटा दिया गया, ई लेटर जो है वो हटा दिया गया, तो हमने भी यहाँ विटामिन सी यूज किया है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। और ठीक है, विटामिन दो टाइप के हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन के, ई, डी और ए, ये तो होते हैं कीड़ा, और विटामिन B12 ये होते हैं फैट सोल्यूबल, और बाकी सारे जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है, स्टोर्ड नहीं होता है तो मतलब रेगुलर सप्लाई चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। कुछ विटामिन जिनके केमिकल नेम दे रखे हैं, जैसे विटामिन B1 को हम क्या बोल रहे हैं, थायमिन बोल रहे हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोल रहे हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोल रहे हैं, पेंटोथेनिक एसिड है, पैराडॉक्सिन है, बायोटीन है, फोलेट है और एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पूछ भी लिया गया एक बार सीबीएसई के पेपर में। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को क्या बोल रहे हैं, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये कुछ विटामिन है और उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं। ठीक है, कुछ विटामिन है और उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी जीरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरी या लॉस ऑफ एपेटाइट या रिटार्टेड ग्रोथ। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइटेड या रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है बेरी में, किलोसिस, फिशिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, इसको हम किलोसिस बोल रहे हैं। कन्वर्जर्स हो रहे हैं विटामिन B6 से, है ना, विटामिन B12 पर्निशियस पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेल्सिया हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई से इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, इससे विटामिन ई से, और विटामिन के इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, यानी इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और सीधे ही ब्लड के अंदर मिला दिए जाते हैं, फिर अपनी अपनी जो भी साइट्स हैं वहां तक ये पहुंच दिए जाते हैं। इनमें से कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस, सम आर पॉलीपेप्टाइड इज इंसुलिन और एंड्रोफिन्स, एंड सम आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपेनेफ्रिन। रोल ऑफ इंसुलिन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद द नैरो लिमिट। इंसुलिन का वर्क क्या है कि आपकी जो ब्लड शुगर है उसको नैरो लिमिट तक बनाए रखती है। फिर एक और है ग्लूकेगॉन, ठीक है, दे रखा है, देखो ये रहा, ग्लूकेगॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकेगॉन यूज कर रहे हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स, जो कि टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवेरीज होती हैं फीमेल में। ठीक है, गोनेड्स जो होते हैं टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरीज इन द फीमेल। ठीक है, तो ये कुछ है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, मेजर सेक्स हार्मोन है, मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे डीप वॉइस है, फेशियल हेयर है या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। एस्ट्राडायोल, ठीक है, estradiol is a major female sex hormone. It is responsible for the secondary female characters and participate in the control of the menstruation cycle. And estradiol और एक है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
एक है प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। और एक है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। और ईस्ट्राडायोल है जो कि मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कि फीमेल कैरेक्टर्स को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके हार्मोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन है जो कि कैटालाइज करता है बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को। ठीक है, एंजाइम्स आर हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स व्हिच कैटालाइज रिएक्शन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को क्या करता है? कैटालाइज करने का काम करता है। दे आर नोन एज ए बायोकेमिकल कैटलिस्ट, यानी काम पूरा कैटलिस्ट वाला ही कर रहा है। बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का होता है और वर्क करता है सिर्फ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर और पीएच पर। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं एंजाइम्स के। ये 4 पॉइंट्स है आपके एंजाइम्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम मैकेनिज्म। एंजाइम मैकेनिज्म यानी एंजाइम काम करता कैसे, किस तरीके से ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, किस तरीके से ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। इसके लिए लॉक एंड की मॉडल दे रखा है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, ये क्या है? ये मैं एक एंजाइम ले लेता हूं। ठीक है, या तो मैं ले लेता हूं, मान लीजिए रिएक्टेंट ले लेता हूं, रिएक्टेंट, और यहां ले लेता हूं कोई एंजाइम। ये आपस में बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं। स्लो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? स्लो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक, ये तो रिएक्टेंट है ही आपका, ये आपका एंजाइम है, तो क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि ब्रेक हो रहा है। एंजाइम आपका एजिटीज है, एंजाइम आपका एजिटीज पड़ा हुआ है। ठीक है, एंजाइम आपका एजिटीज पड़ा हुआ है और रिएक्टेंट आपका चेंज हो गया प्रोडक्ट में। ये P1 और ये आपका P2, इस तरीके से। ठीक है ना, रिएक्टेंट और आपका एंजाइम। ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट यहां पर काम कर रहा है, रिएक्टेंट आपका काम कर रहा है एज ए की, और एंजाइम आपका काम कर रहा है एज ए लॉक, है ना। इस टाइप से जिस प्रकार से लॉक में एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है, लॉक एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है, उसी तरह से एंजाइम भी एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट को किसमें चेंज करता है? प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ये लॉक एंड की मेथड है। ठीक है, किसकी? एंजाइम की। अब लास्ट में कुछ एंजाइम्स हैं, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो किस सबस्ट्रेट को चेंज कर रहे हैं किस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे यूरिएज एंजाइम होता है, ये यूरिया को चेंज करता है किसमें? यूरिया को चेंज करता है किसमें? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, माल्टेज है, माल्टोज को चेंज कर रहा है ग्लूकोज में। इन्वर्टेज है जो पहले भी पढ़ा है, सुक्रोज को चेंज कर रहा है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, एमाइलेज है जो कि स्टार्च और स्टार्च को चेंज कर रहा है किसमें? माल्टोज में। ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन को चेंज कर रहा है किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड को डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज कर रहा है। और लास्ट आपका जाइमेज एंजाइम है जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को चेंज कर रहा है किसमें? इथेनॉल एंड CO2 में। ठीक है, ये आपके कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर रहे हैं ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर यहीं खत्म होता है। सारी चीजें बता दी हैं आज के लेक्चर में, पूरी चीजें डिस्कस करी है। न्यूक्लिक एसिड बता दिया क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ आपको बता दिया, साथ साथ में पूरा DNA RNA वाइटामिन्स और हार्मोन्स के बाद में आपका लास्ट में एंजाइम्स। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका बायोमोलिक्यूल का आज खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।